अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे किसी भी गिवन कर्व के स्फेरिकल इंडिकेट्रिसेस क्या होते हैं। तो क्या होगा ये, द यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स अलोंग अ कर्व सी जनरेट अ कर्व गैमा ऑन द स्फेयर ऑफ रेडियस 1 अबाउट ओरिजिन एज शोन। जो हमारी कोई भी कर्व अगर हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ये है हमारी कर्व। अब इसके हर पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें टेंजेंट वेक्टर मिलेगा। इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट वेक्टर, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट वेक्टर, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट वेक्टर, फिर इस तरह और इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स के कोरिस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट टेंजेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब स्फेरिकल इंडिकेट्रिसेस क्या हैं? जो भी हमारी गिवन कर्व है उसके अगर हम टेंजेंट वेक्टर्स को एक ओरिजिन के ऊपर ले जाएं तो ये जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये एक कर्व ड्रॉ करेंगे। किसके ऊपर? एक यूनिट स्फीयर के ऊपर। अभी चूंकि मैं आपको प्लेन के ऊपर करवा रही हूँ, 2 डायमेंशनल है, तो मैं स्फीयर तो बना नहीं सकती और ये मेरी कर्व भी एक प्लेन कर्व है क्योंकि मैं सिर्फ प्लेन के ऊपर ही ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर ये कोई 3 डायमेंशनल कर्व होती तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर पाती। अब चूंकि मैं सिर्फ प्लेन में ड्रॉ कर सकती हूँ तो मैं स्फीयर की बजाय सिर्फ सर्कल पे आपको शो कर सकती हूँ कि किस तरह से स्फेरिकल इंडिकेट्रिसेस बनते हैं। और इसी तरह आप खुद देख सकेंगे कि स्फीयर के ऊपर इसको कैसे देखा जा सकता है। तो मैं आपको 2 डायमेंशन में करके दिखा रही हूँ। ये हमारी कर्व थी गिवन, इसमें हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। अब हम इन यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स को ओरिजिन पर ले जाते हैं। अब ये जो टेंजेंट वेक्टर था इसको हमने ओरिजिन पर ड्रॉ किया, तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स है, मतलब इन सब की लेंथ सेम है, 1 है। ठीक है, तो अगर मेरा जो वेक्टर है वो थोड़े छोटे बड़े भी हो गए तो आपने ये समझ लेना है कि सबकी लेंथ एक ही है। ये वेक्टर हमारा ये वाला हो गया। ये वाला वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस तरह से बन रहा है। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से। उसके बाद ये वाला वेक्टर था कुछ इस तरह। इसी तरह ये वाला वेक्टर क्या था, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी इसके पॉइंट्स हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम सारे यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स लें तो वो क्या बना रहे हैं। अभी हमने 1 2 3 4 5 वेक्टर्स लिए थे, तो ये हमें मिला जब हमने ओरिजिन पे फिक्स किया। तो हम देख सकते हैं कि ये सब किस पे लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं एक यूनिट सर्कल पे। क्योंकि मैं सिर्फ 2 डायमेंशंस में ही इस फिगर को ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर ये 3 डायमेंशंस में होता, इस सर्कल की बजाय यहाँ मैं एक सफ़ेयर ले लेती। उस सफ़ेयर पे अगर हम उन और यहाँ हमारी कर्व 3 डायमेंशनल कर्व होती, कोई प्लेन कर्व ना होती, तो क्या होना था, कोई टेंजेंट इस तरह से भी आ जाना था, कोई टेंजेंट इस तरह से आ जाना था, इस तरह से। तो क्या होना था कि जो हमारे टेंजेंट होने थे वो हमारे एक सफ़ियर के ऊपर एक कर्व ड्रॉ कर रहे होने थे। जैसे इस केस में हमारे जो यूनिट टेंजेंट्स हैं वो एक सर्कल के ऊपर कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली कर्व, ये वाली। इसी तरह ये अभी तो हमें यही लग रहा है कि ये सर्कल के ऊपर एक आर्क है, लेकिन अगर हम 3 डायमेंशंस में देखते तो ये किसी सफ़ेयर के ऊपर कर्व ज़्यादा अच्छे से हम विजुअलाइज कर सकते थे। और ये यूनिट सर्कल या यूनिट सफ़ियर ही हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो टेंजेंट वेक्टर्स थे वो क्या थे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। तो क्या हुआ, कर्व थी हमारे पास, हमने उनके यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स लिए और हमने देखा कि अगर हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स को ओरिजिन पे फिक्स कर दें तो वो एक कर्व ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, एक यूनिट सफ़ेयर के ऊपर। और ये मैंने आपको 2 डायमेंशंस में शो कर दिया कि कर्व अगर हमारी प्लेनर कर्व है तो वो किस पे कर्व ड्रॉ करेंगे, वो एक यूनिट सर्कल पे कर्व ड्रॉ करेंगे। तो जोन सी ये नई कर्व हमारे पास मिली है, इस कर्व के कोरिस्पॉन्डिंग उसको हम कहते हैं स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। चूँकि हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स के कोरिस्पॉन्डिंग ही ये कर्व बना रहे थे, तो ये कहलाती है स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर
corresponding to this curve. The unit tangent vectors along a curve C के along हमने unit tangent vectors लिए, generate a curve gamma, एक curve gamma. तो अब हमारी ये वाली curve है gamma on the sphere of radius 1. अब since मैं सिर्फ प्लेन में ही ड्रॉ कर सकती हूँ तो मैंने सर्कल पे शो कर दिया, तो इसी तरह अगर 3 डायमेंशंस में हुआ तो वो सफ़ेयर के ऊपर एक कर्व ड्रॉ करेंगे और सफ़ेयर का रेडियस 1 क्यों है, क्योंकि ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं और सफ़ेयर को हमने ले लिया ओरिजिन के ऊपर और शो हमने कर दिया इस फिगर में. और ये कर्व दी कर्व गैमा, ये जो हमें कर्व ऑब्टेन हुई थी वो क्या कहलाती है, स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी. अब नेक्स्ट है इफ़ x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एस इज़ अ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व सी. हमने ये देख चुके हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कर्व x हो, x ऑफ t हो, अगर उसका पैरामीटर t हो तो हम उसकी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. नेचुरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, अगर हम उसको उसकी आर्क लेंथ की टर्म्स में लिख सकें. और उसको वेरीफाई करने का क्या तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि अगर हमारे कर्व, अभी हमें नहीं पता कि क्या ये वाकई आर्क लेंथ की टर्म्स में है या नहीं, तो हम इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी गिवन पैरामीटर होता है s और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं. अगर तो 1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारी कर्व आर्क लेंथ की टर्म्स में दी गई है. तो क्या है, और हम देख चुके हैं कि हर कर्व को हम उसकी आर्क लेंथ की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने कंसिडर ही किया है, पहले ही हमने कर्व कंसिडर कर ली उसकी आर्क लेंथ की टर्म में, यानी उसकी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर की. देन x1 इज इक्वल्स टू टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, टी ऑफ एस क्या था, हमारे जो भी कर्व था उस पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और उसको हम डिनोट किस तरह से, इस तरह से भी लिख सकते हैं x डॉट, क्योंकि यूनिट टेंजेंट वेक्टर डिफाइन ही इस तरह से होता है. हम इससे पहले तकरीबन हर लेक्चर में ये फार्मूला देख चुके हैं. t इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी एस, और इसको डिनोट हम x डॉट से भी कर सकते हैं. देन x1 इज इक्वल्स टू टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू x डॉट ऑफ एस विल बी आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैमा. तो हमारी जब पहली कर्व थी c, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एस. अब हमारी कर्व क्या है, गैमा, जो स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स थी, उस कर्व की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी. अब चूंकि उसमें उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर से, तो इसलिए हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स. ठीक है, और उसको हमने डिनोट कैसे कर लिया, इसके लिए अगर हमने x यूज़ किया था तो इसके लिए हमने x1 ले लिया. इस कर्व को हमने x से डिनोट किया, इसको हमने x1 से डिनोट कर दिया, और चूंकि ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स की हेल्प से डिफाइन हुई थी तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स लिख लिया. बट अब देखें कि ये थी हमारी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन, और ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. अगर उसका मॉडुलस, उसका मॉड जो है वो 1 आ गया तो इसका मतलब नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि ये हमें मिली नेचुरल रिप्रेजेंटेशन से ही थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन हो. और ये क्यों ज़रूरी नहीं है, हम देख लेंगे कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हमारा s है, विद रिस्पेक्ट टू अगर s हम इसका डेरिवेटिव लें तो ज़रूरी, और उसका मैग्नीट्यूड लें तो ज़रूरी नहीं वो 1 आए. हो सकता है कुछ केसेस में 1 हो जाए, लेकिन हमेशा वो 1 नहीं होता. बट दिस रिप्रेजेंटेशन x1 जो है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन x1 नीड नॉट बी अ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन. इसका नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर तो उसका मॉडुलस 1 होना ज़रूरी नहीं है इन जनरल. क्यों, क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस तो क्या आएगा, dx1 ओवर ds, और ये किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ले लिया dx1 ओवर ds, तो यहाँ से dx1 ओवर ds, d बाई डी एस इधर भी आ गया, तो ये बन गया dt बाई डी एस का मॉड. अब dt बाई डी एस किसके इक्वल होता है, t डॉट के इक्वल, और हमने सेरे फेरेने फार्मूला में देखा था कि t डॉट किसके इक्वल होता है, कैपा n के इक्वल. जब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया तो क्या हुआ, कैपा क्या था, एक स्केलर था, तो स्केलर निकल गया बाहर मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, n का मैग्नीट्यूड. और n क्या है, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर, और यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड चूंकि वो यूनिट वेक्टर है तो वो 1 होता है, तो कैपा
टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू कैपा। तो हमने देखा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस अगर हम लें x1 का और उसका मैग्नीट्यूड लें तो वो आता है कैपा। अब हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन किस सूरत में होगी, अगर ये जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो। और ये मैग्नीट्यूड 1 कब होगा, अगर कैपा क्या हो जाए 1। तो हमने कह दिया इट इज़ अ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन इफ़ एंड ओनली इफ कैपा इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जैसे हमने स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स कोरिस्पॉन्डिंग टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट किए थे, अगर हम किसी भी कर्व के अलॉन्ग यूनिट नॉर्मल या यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर की मूवमेंट को देखें और फिर उनको ओरिजिन पे फिक्स करें तो हम देखेंगे कि वो भी एक सफ़ियर यूनिट सफ़ियर के ऊपर एक कर्व बनाएगी और उस कर्व को क्या कहेंगे, स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ यूनिट नॉर्मल, उसको हम x2 से डिनोट कर देते हैं, और एंड स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ यूनिट बाय नॉर्मल x3 से डिनोट हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये नोट है, इसको मुझे तभी करवा देना चाहिए था जब हमने कर्वेचर का लेक्चर किया था, तो आप इसको बेशक इस डेफिनेशन को उस लेक्चर में लिख लें। क्या है नोट, द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से एक रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो है रेसिप्रोकल कर्वेचर का, दैट इज़ रो, इसको हम डिनोट रो से करते हैं, तो रो इज इक्वल्स टू 1 ओवर कैपा, कैपा है हमारा कर्वेचर। अब स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स से रिलेटेड ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 4.23। क्वेश्चन 4.23 क्या कहता है, शो दैट टेंजेंट टू स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स or the tangent to a curve is parallel to the principal normal to curve at corresponding points। ये क्या कह रहा है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट समझें। टेंजेंट लेना है हमने स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का, स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स को हमने किससे डिनोट किया था, x1 से। अब हम x1 का अगर टेंजेंट लेना चाहें तो वो कैसे लेते हैं, हमें अगर x दिया हो तो हम उसका टेंजेंट कैसे लेते हैं, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू s, ऐसे ही है ना। हमने अभी फर्स्ट पेज पे वो डिफाइन भी एक बार डेफिनेशन पहले भी यूज़ की है फर्स्ट पेज के ऊपर। इसी तरह अगर हमारी कर्व है स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स वाली, तो स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स था हमारा x1, तो अगर हमने स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का टेंजेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, x1 का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, और ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व, कि स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब उन्होंने कहा है कि जो टेंजेंट आता है ना स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का, वो पैरेलल है टू प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ कर्व। स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स हमारा गैमा था, तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का टेंजेंट है वो हमारी कर्व का क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल। तो इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। वी डिफाइन स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ टेंजेंट टू कर्व एक्स ऑफ एस एज, मैंने कहा था कि हम नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ही लेंगे क्योंकि हम हर कर्व को नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की हम हर कर्व की नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, तो हमने इसलिए कर्व को की ली ही नेचुरल रिप्रेजेंटेशन। तो उसकी स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं x1 इज इक्वल्स टू टी ऑफ एस, यानी x1 इज इक्वल्स टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x ले लिया। अब ये है हमारी स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स, इसका टेंजेंट कैसे लेना था ये मैं बता चुकी। टेंजेंट कैसे लिया, हमने डेरिवेटिव ले लिया इसका विद रिस्पेक्ट टू s, और इसके टेंजेंट को जैसे हमने x के टेंजेंट को डिनोट किया था t से, तो हम x1 के टेंजेंट को डिनोट कर रहे हैं t1 से। तो टेंजेंट t1 ऑफ s किसके इक्वल आ गया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s dx1 ओवर ds। जब dx1 ओवर ds लिया तो ये राइट साइड पे बन गया dt बाय ds। अब dt बाय ds किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है t डॉट के, और t डॉट सेरेफरेने फार्मूला एक बार फिर लगाया, तो सेरेफरेने फार्मूला से हमें मिला t डॉट इक्वल टू कैपा n। ठीक, अब ये मिल गया हमें टेंजेंट वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स, यानी टेंजेंट टू स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स मिल गया, और ये किसके इक्वल है, कैपा टाइम्स यूनिट नॉर्मल। और हम देखते हैं कैपा क्या है, एक स्केलर, यानी जो टेंजेंट था वो क्या आ गया, स्केलर टाइम्स यूनिट नॉर्मल। तो हमने पैरेलल की डेफिनेशन इससे पहले भी एक दफ़ा एक क्वेश्चन में देखी थी कि कोई भी दो वेक्टर ए और बी पैरेलल कब होते हैं, अगर एक वेक्टर दूसरे का
स्केलर मल्टीपल हो, यानी लैम्डा एक स्केलर हो, तो अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, तो यहाँ हमने देखा कि T1 किसके इक्वल है, n के स्केलर मल्टीपल के, इसलिए T1 इज पैरेलल टू n। अब T1 क्या था, टेंजेंट था स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का, n क्या था, वो हमारे कर्व का यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल था। तो हमने शो कर दिया कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल के। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4.24 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4.24 क्या है, शो दैट द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स x1 ऑफ द टेंजेंट इज कैपा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपा स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर ओवर कैपा स्क्वायर। अब जैसे हमने x1 जो स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स था उसके यूनिट टेंजेंट को T1 से डिनोट किया था, इसी तरह हम उसके कर्वेचर को कैपा 1 से डिनोट कर देंगे। तो कैपा 1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, कैपा स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर ओवर कैपा स्क्वायर। कैपा क्या था, कर्वेचर था कर्व सी का, यानी एक्स और टी का। टॉ क्या था, उसका टॉर्शन था एक्स और टी का, और यहाँ भी ये वही कैपा यूज़ हो रहा है। तो हमने शो करना है कि अगर हम स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का कर्वेचर लेते हैं तो वो इस एक्सप्रेशन से हमें मिलता है। तो इसके लिए हम सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। अब वी नो फॉर कर्व एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, उसमें ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, और लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सप्रेशन को यूज़ भी किया था कि कर्वेचर हमारी किसी भी कर्व एक्स का किस तरह से दिया होता है, वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश ओवर क्यूब ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स डैश। एक्स डैश क्या था, अगर हमारी कर्व इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर क्या दी गई है, टी, तो एक्स डैश क्या था, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट से हमारा डेरिवेटिव। अब हमने कर्वेचर लेना है, किसका लेना है, स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का, और वो किसकी टर्म्स में है, वो एस की टर्म्स में है। तो उसका कर्वेचर कैसे होगा, कैपा 1 से हमने डिनोट कर दिया, तो वो क्या होगा, ये थी हमारी कर्व, इसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर, पैरामीटर था एस। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एस तो क्या बन गया, यहाँ हमें जैसे हमने यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिया था, तो अब स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स के केस में चूंकि पैरामीटर एस है तो हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एस, तो वो क्या बन गया, विच इज़ इक्वल टू, अब इधर जो हमारी कर्व थी वो इक्वल थी एक्स ऑफ टी, डेरिवेटिव लिया तो उसको हमने एक्स डैश से डिनोट कर दिया। इधर हमारी कर्व है टी ऑफ एस, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लिया तो ये क्या बन गया, टी डॉट, क्योंकि यही नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं ना, डी टी बाई डी एस इज इक्वल्स टू टी डॉट। यहाँ एक्स डैश था, जब यहाँ एक्स था, अब यहाँ टी है, तो कैपा 1 के केस में एक्स डैश की जगह आ गया टी डॉट क्रॉस, यहाँ डबल डैश था, यहाँ टी था, तो इधर आ गया टी डबल डॉट ओवर एक्स डैश था, इधर आ गया टी डॉट। अब टी डॉट किसके इक्वल है, टी डॉट हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, वो किसके इक्वल होता है, टी किसके इक्वल होता है, डी एक्स ओवर डी एस, यानी एक्स डॉट के इक्वल। तो टी डबल डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, टी डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स डबल डॉट के, और टी डबल डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ट्रिपल डॉट के। इसी तरह यहाँ टी डॉट किसके इक्वल हो गया, एक्स डबल डॉट के, क्योंकि टी एक्स डॉट के इक्वल था, और ये आ गया उसका क्यूब। अब हमने क्वेश्चन 4.17 जो लास्ट लेक्चर में किया था उसमें हमने डिराइव किया था कि एक्स डबल डॉट किसके इक्वल है, वो होता है कैपा टाइम्स एन के इक्वल, एन है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और एक्स ट्रिपल डॉट किसके इक्वल है, माइनस कैपा स्क्वायर टी प्लस कैपा टॉ बी प्लस कैपा डॉट एन। तो हमने एक्स डबल डॉट और एक्स ट्रिपल डॉट की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, और डिनोमिनेटर में एक्स डबल डॉट की ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अब लिया हमने क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया, कैपा तो था स्केलर, वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकल गया, तो ये बन गया एक कैपा, ये जब इस वाले कैपा के साथ मल्टीप्लाई हुआ कैपा स्केयर के साथ तो ये बन गया कैपा क्यूब, और ये वाला नेगेटिव साइन साथ लग गया, और ये वेक्टर एन था, जब वो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया एन क्रॉस टी प्लस। अब इसको हमने इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी है बी, इधर भी बी। अच्छा,
अब इस टर्म को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया कैपा, और ये कैपा टॉ बन गया कैपा स्क्वायर टॉ, और एन वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया बी के साथ, प्लस अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया कैपा कैपा डॉट, और ये एन वेक्टर और ये एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब जो टी एन बी हमारे फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स हैं उनका हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, और उसको याद रखने का तरीका क्या था, टी एन बी हमने इस तरह से आना है कि टी क्रॉस एन जो है वो किसके इक्वल है, टी क्रॉस एन बी के इक्वल। इसी तरह एन क्रॉस बी किसके इक्वल था, एन क्रॉस बी टी के इक्वल, और बी क्रॉस टी किसके इक्वल है, वो बी क्रॉस टी ये बाद में आने वाले एन के इक्वल। तो हमने एन क्रॉस टी हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के, क्योंकि टी क्रॉस एन बी के इक्वल था, और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये नेगेटिव बी और ये नेगेटिव कैपा क्यूब, ये नेगेटिव और इसका जो नेगेटिव बी आता था वो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया कैपा क्यूब बी प्लस एन क्रॉस बी किसके इक्वल है, एन क्रॉस बी जो है वो टी के इक्वल था, तो यहाँ आ गया टी प्लस एन जो है एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो आता है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा पूरे का पूरा हो गया ज़ीरो। मैग्नीट्यूड ओवर में क्या है, कैपा, अब ये जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे कैपा स्केलर था तो उसको हमने बाहर निकाल के कैपा क्यूब बना दिया, और ये बन गया एन यूनिट वेक्टर का क्यूब। और एन यूनिट वेक्टर जो है, एन चूंकि यूनिट वेक्टर है उसका अगर हम मॉड लें तो यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1 क्यूब, तो कैपा क्यूब इंटू 1 क्यूब इक्वल टू कैपा क्यूब, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कैपा क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट दिस इज इक्वल्स टू, ये ज़ीरो इसमें जब ऐड हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दिस इज इक्वल्स टू कैपा क्यूब बी प्लस कैपा स्क्वायर टॉ टी ओवर ये डिनोमिनेटर वाला कैपा क्यूब, और यहाँ से अगर हम कैपा स्क्वायर इस वाले और इस एक्सप्रेशन से कॉमन ले लें तो ये डिनोमिनेटर वाले कैपा क्यूब से कट हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफाई होकर कैपा बी प्लस टॉ टी का मैग्नीट्यूड ओवर कैपा। अब हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है कैपा 1 का स्क्वायर। अगर तो हमें कैपा 1 फाइंड करने के लिए कहा होता तो हमारा क्वेश्चन इधर तक कंप्लीट हो जाना था, लेकिन हमें कहा गया कि कैपा 1 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कैपा 1 का हमने ले लिया स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, न्यूमिनेटर का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये बन गया कैपा बी प्लस टॉ टी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में कैपा आ रहा था तो हमने कैपा का स्क्वायर लिख लिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर ए हमारा वेक्टर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए डॉट ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैपा बी प्लस टॉ टी हमारा वेक्टर था, उसका हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया तो किसके इक्वल आ गया, इस वेक्टर का डॉट इसी के साथ ओवर कैपा स्क्वायर। जब हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लिया तो क्या बना, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस यही टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई की, प्लस अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, कैपा स्क्वायर, तो स्केलर था बाहर रह गया और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया बी का बी के साथ। इसी तरह जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कैपा और टॉ बाहर आ गए और डॉट प्रोडक्ट आ गया बी का टी के साथ, प्लस टॉ कैपा बाहर आ गए, डॉट प्रोडक्ट आ गया टी का बी के साथ, प्लस और ये टॉ मल्टीप्लाई हो गया, टॉ स्क्वायर हो गया और डॉट प्रोडक्ट आ गया टी का इस टी के साथ। अब चूंकि जो बी एन टी तीनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, यानी इन सब का जो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन सब का जो आपस में डॉट प्रोडक्ट आता है वो ज़ीरो आता है, क्योंकि कोई भी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो हमारे पास बी डॉट टी और टी डॉट बी ज़ीरो हो गए, और बी डॉट बी और टी डॉट टी किसके इक्वल आने थे, ए डॉट ए, अगर यहाँ मैं बी डॉट बी ले लूँ वो आना था बी के स्क्वायर के, और चूंकि बी जो है वो यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 ही आ जाना था। इसी तरह टी डॉट टी भी हमारा 1 आ गया। जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू कैपा स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर वाला कैपा स्क्वायर, और यहाँ से हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.25 है। अब इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन 4.23 और क्वेश्चन 4.24,
उसमें हमने स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स किसके लिए थे, टेंजेंट के। और हमने जब डिफाइन इन्हें किया था तो मैंने कहा था कि हम स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ बाइनॉर्मल और नॉर्मल भी ले सकते हैं। वो क्या किसके इक्वल होंगे, जैसे ये टी के इक्वल था तो वो बाइनॉर्मल वाला बी के इक्वल होना था और नॉर्मल वाला एन के इक्वल होना था। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4.25 है उसमें हम स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ यूनिट बाइनॉर्मल वेक्टर लेंगे और उस क्वेश्चन को अब आप खुद देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना।